नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र का निर्धारण करते हुए अपना एक हलफनामा NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस एफिडेविट में नोएडा से लेकर प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में यमुना का डूब क्षेत्र का निर्धारण कर दिया है। इस हलफनामा के प्रस्तुत करने के बाद से यमुना नदी के किनारे बसे हुए उन शहरों में जहां पर कि विकास प्राधिकरण हैं या अन्य ऐसे रेगुलेटर्स हैं जिनके द्वारा निर्माण की गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाता है या सुनियोजित विकास के लिए कार्रवाई की जाती है, उन सभी शहरों के जो प्राधिकरण हैं या रेगुलेटर्स हैं उनमें खलबली मची हुई है और वहाँ के पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस डूब क्षेत्र के निर्धारण से आखिर इस शहर में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या यहाँ पर जो अवैध निर्माण पहले से बने हुए थे उनको तोड़ा जाएगा, नई स्वीकृतियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या उस डूब क्षेत्र में जो अब निर्धारित किया गया है उसमें पहले से स्वीकृत कराकर जो निर्माण किए गए थे उनका क्या भविष्य है, क्या उनको तोड़ा जाएगा। तो इस वीडियो में मैं विस्तार से कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा इस डूब क्षेत्र के निर्धारण के बारे में। पहले बिंदु पर मैं बात करूंगा कि आखिर सरकार को ये हलफनामा प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता थी, आखिर मामला क्या है जिस मजबूरी की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को अपना यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र का निर्धारण करना पड़ा है। पॉइंट नंबर 2 पर मैं बात करूंगा कि इस डूब क्षेत्र का निर्धारण किन किन जिलों के लिए किया गया है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो इससे प्रभावित होंगे। इसके अलावा इस डूब क्षेत्र के निर्धारण से आगरा विकास प्राधिकरण, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, सिकोहाबाद फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण के निर्माणों की क्या स्थिति बनेगी और अब इसमें आगे भविष्य में किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा यमुना के बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन से जुड़ी हुई जो खास बातें हैं उन पर भी मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये पूरा मामला क्या है, आखिर सरकार को ये यमुना नदी के किनारे बाढ़ क्षेत्र निर्धारित करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। दरअसल आगरा के एक पर्यावरणविद जिनका नाम है डॉक्टर शरद गुप्ता, इन्होंने 2022 में ताजमहल के पीछे हुए अवैध खनन की शिकायत की थी और इस शिकायत के आधार पर उन्होंने NGT में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा था कि इस तरह से अगर अवैध खनन होता है तो यहाँ के पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा यहाँ का प्राकृतिक जो लैंडस्केप है वो बदल जाएगा। तो सरकार ये बताए NGT के माध्यम से कि आखिर कौन कौन सा डूब क्षेत्र है और उस डूब क्षेत्र में अवैध खनन या अवैध गतिविधियों पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। पर्यावरणविद शरद गुप्ता की इसी याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय से यमुना के डूब क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी कि भाई आप बताइए कि यमुना का डूब क्षेत्र कौन कौन सा है, क्या आपने यमुना के डूब क्षेत्र का निर्धारण किया है या नहीं किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने इसी याचिका के जवाब में सिंचाई विभाग के माध्यम से NGT को ये सूचना दी कि अभी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के फ्लड प्लेन्स का या बाढ़ क्षेत्र का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। सिंचाई विभाग के इस जवाब पर आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को डूब क्षेत्र के निर्धारण के निर्देश दिए और उन निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक 11 सदस्यों की समिति बनाई गई। उन समिति के सदस्यों ने कुछ विशेषज्ञों के साथ मिलकर यमुना डूब क्षेत्र का निर्धारण किया और अब अपने हलफनामा के माध्यम से इसी डूब क्षेत्र को निर्धारित करते हुए NGT के सामने अपना हलफनामा प्रस्तुत किया। इस प्रकार इन 14 जिलों में यमुना का डूब क्षेत्र निर्धारित हो जाने के बाद अब इस डूब क्षेत्र वाले एरिया में किसी भी तरह का निर्माण या अवैध निर्माण किया जाना संभव नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर यमुना का डूब क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इन जिलों के नाम है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, फतेहपुर, कानपुर,
हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज, इन 14 जिलों में यमुना नदी का फ्लड जोन या डूब क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। अब बात कर लेते हैं यमुना डूब क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रमुख बातें कुछ प्रमुख शहरों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आगरा के बारे में। सरकार ने एनजीटी को दिए हलफनामे में 100 साल में आई बाढ़ को आधार मानकर यमुना के दोनों किनारों पर डूब क्षेत्र का निर्धारण किया है आगरा में। ऐसे में अब यमुना के दाएं किनारे पर आगरा में अधिकतम 5.05 किलोमीटर और दाएं किनारे पर 2.55 किलोमीटर क्षेत्र में सभी तरह के नए निर्माण नहीं हो सकेंगे। इस फ्लड जोन का निर्धारण लंबाई और कोऑर्डिनेट्स के आधार पर किया गया है। आगरा में यमुना नदी 167 किलोमीटर लंबाई में बहती है। दयालबाग क्षेत्र में जगनपुर, मनोहरपुर, खासपुर से लेकर नगला बूढ़ी में 2010 में बाढ़ का पानी पहुंच गया था। इसके साथ ही बल्केश्वर, यमुना किनारा मार्ग पर बेलनगंज, रुनकता में बाढ़ का पानी भर गया था। यमुना के डूब क्षेत्र के लिए सिंचाई विभाग ने 1000 से अधिक मुड्डियां जो स्टोन पिलर्स होते हैं पहले से बना रखे हैं इस डूब क्षेत्र में, लेकिन कोई स्पष्ट दिशा निर्देश न होने के कारण क्षेत्र में इसका पालन नहीं हो पा रहा था। डूब क्षेत्र में बनी कई कॉलोनियां और अपार्टमेंट के एरिया से नक्शे भी स्वीकृत हो चुके हैं। अब इस क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माणों पर रोक लग जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्रभावी होंगे और इस क्षेत्र में अब लोगों में या आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में एक तरह से भय की स्थिति है, क्योंकि अभी तक डूब क्षेत्र का निर्धारण ना हो पाने के कारण निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे थे। अब बात कर लेते हैं मथुरा की। मथुरा में यमुना नदी के एक किनारे पर 4.65 किलोमीटर और दूसरे किनारे पर 3.71 किलोमीटर का डूब क्षेत्र निर्धारित किया गया है। मथुरा में भी कई निर्माण बने हुए हैं जो अवैध रूप से बने हैं या कुछ क्षेत्र में जो डूब क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहां पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र भी स्वीकृत कर दिए गए हैं और उन निर्माणों में अब भविष्य में क्या स्थिति बनेगी इसकी बात में वीडियो में आगे करूंगा। अब बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद शेखोहाबाद विकास प्राधिकरण है जहां पर भी यमुना का डूब क्षेत्र से प्रभावित कुछ क्षेत्र आता है। फिरोजाबाद में यमुना का डूब क्षेत्र 1.90 किलोमीटर तय किया गया है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी एजेंसियां हैं जिन्होंने इस बाढ़ क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए रिसर्च की थी, अध्ययन किया था। दोस्तों, एनजीटी के आदेश पर असगरपुर से इटावा तक और शाहपुर से प्रयागराज के बीच 2 हिस्सों में यमुना नदी के डूब क्षेत्र का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ 100 साल में आई बाढ़ का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में 1056 किलोमीटर के स्ट्रेच में 5 साल, 25 साल और 100 साल में आई बाढ़ ने कितना नुकसान किया है ये भी देखा गया। इसके साथ ही सैटेलाइट इमेज की मदद से हर जिले का बाढ़ में डूबा क्षेत्र तैयार किया गया। अध्ययन में बाढ़ के पैटर्न को भी बताया गया है और उसी आधार पर यह डूब क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने 30 नवंबर 2024 को यमुना के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन करते हुए एनजीटी में रिपोर्ट दाखिल की थी। यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक है कि बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव रोधी जैसे कार्यों के लिए केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त होती है। अब इस क्षेत्र में जब यमुना का डूब क्षेत्र निर्धारित हो गया है तो अब इस डूब क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्रभावी होंगे और फ्लड जोन तय हो जाने के बाद अवैध निर्माण बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब संबंधित जिला प्रशासन अधिक पावर से, अधिक दमखम से इन क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम रहेगा। अब बात करते हैं कि इस डूब क्षेत्र में जो अभी निर्धारित हुआ है इसमें जो पहले से निर्माण है उनकी क्या स्थिति होगी, क्या उनको तोड़ा जाएगा और भविष्य में क्या यहाँ कोई स्वीकृतियां प्राप्त हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, या इन क्षेत्रों में संबंधित विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करा के भी जो निर्माण किए गए हैं उनका क्या भविष्य में तोड़ा जाएगा उनको, या क्या स्थिति बनेगी। दोस्तों, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले भाग में उन निर्माणों की बात करते हैं जो निर्माण इन क्षेत्रों में
विकास प्राधिकरणों से, जो संबंधित विकास प्राधिकरण है या रेगुलेटर है, वहाँ से स्वीकृत कराकर किए गए हैं। तो चूंकि अभी तक यमुना का बाढ़ क्षेत्र निर्धारित नहीं था, तो जो निर्माण यहाँ पर स्वीकृत कराकर किए गए हैं और उनका स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण है, मौके पर किए हुए निर्माण में और स्वीकृत मानचित्र में दर्शाए निर्माण में कोई भिन्नता नहीं है। ऐसे सभी निर्माण फिलहाल किसी ध्वस्तीकरण की चपेट में नहीं आएंगे। लेकिन ये जो भवन है जिनके मानचित्र स्वीकृत हैं और स्वीकृत के अनुसार मौके पर बने हुए हैं, उनके रखरखाव की या उनमें हुए जान माल के किसी नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। और भविष्य में इसमें अगर कोई एक्सटेंशन कराना चाह रहे हैं और निर्माण कराना चाह रहे हैं या कोई और अन्य स्वीकृतियां कराना चाह रहे हैं, नक्शे को रिवाइज कराना चाह रहे हैं, तो अब इस तरह की कोई स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होंगी या कोई एक्सटेंशन या रिवीजन नहीं होगा। और जो निर्माण पूरी तरह से अवैध हैं, जिनका मानचित्र पहले से स्वीकृत नहीं है, उन सभी निर्माणों पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है और भविष्य में भी किसी तरह के निर्माण पर रोक लगाई जा सकती है। भविष्य में ना तो अब इन क्षेत्रों में कोई नक्शा पास होगा, अभी तक जो नक्शे पास हो गए वो हो गए, उनके बारे में मैंने बात कर ली है। भविष्य में इस डूब क्षेत्र में जो किसी भी जिले में आ रहा हो, या जो उत्तर प्रदेश के 17 जिले हैं, इनमें से किसी भी शहर में, किसी भी जिले में निर्धारित डूब क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी तरह से मानचित्र स्वीकृत नहीं होगा। और अवैध निर्माणों पर पूरी तरह रोकथाम के लिए सरकार या जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। कोई भी निर्माण करने की अनुमति किसी भी तरह नहीं दी जाएगी और अवैध रूप से अगर कोई करता है तो उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का और इससे अधिक लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ताकि संबंधित जिलों में जो निवासी हैं वो अपने माल का, जान का या भवन में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आगामी कदम उठा सकें, या तो फ्लड जोन से या बाढ़ क्षेत्रों से निकलकर अपने अन्य जगह कोई प्रॉपर्टी खरीदकर वहाँ पर निर्माण कर लें, ताकि सरकार के या बाढ़ के किसी खतरे से उनको भविष्य में कोई नुकसान ना होने पाए। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।